एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑफ यूनिक ट्यूटोरियल 04 विद आईडी। तो अगेन आज मैं लेकर आई हूँ मेरे 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए आपके चैप्टर नंबर 4 का पार्ट 4, पार्ट 3 और पार्ट 4 जो भी होगा वो आप थंबनेल देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारा जो पार्ट बाकी के पहले के लेक्चर्स थे उसमें हमने बैंकिंग के पार्ट को खत्म कर दिया था। वंस अगेन मैं वापस बोल रही हूँ, चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग देखो, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स जाओगे चैप्टर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लेंदी है बट इजी है, ये ध्यान में रखना। लेंदी डेफिनेटली चैप्टर बहुत है लेकिन चैप्टर बहुत इजी है। तो बैंकिंग का पार्ट हमने पूरा खत्म कर दिया था। आज हम अपना 50% पार्ट ऑफ इंश्योरेंस कंप्लीट करेंगे। कल तक हमारा ये पार्ट भी पूरा खत्म हो जाएगा और इंश्योरेंस टॉपिक भी आपका फिर फिनिश हो जाएगा। मैंने जैसे बोला था बोर्ड एग्जाम में आपका लास्ट का जो 8 मार्क का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से अगर सबसे ज्यादा कुछ पूछा भी जाता है तो बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्ट, इन 3 टॉपिक्स में से वेटेज ज्यादा होता है पूछने का। इसके लिए इन तीनों टॉपिक्स को बहुत डिटेलिंग में लेकर चल रही हूँ। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो आपका जो टॉपिक है इंश्योरेंस, डेफिनेटली अगर इस एज में आके अब तो हमारे पास सोशल मीडिया है, ये सारी चीजें, तो हमें बहुत हद तक इंश्योरेंस का मतलब पता है कि क्या होता है, पर फिर भी एक मीनिंग आपको क्लियर कर देती हूँ। इंश्योरेंस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। एक ये ऐसी चीज है जो मुझे मेरे किसी भी फाइनेंशियल लॉस के होने से बचाती है। बचाती कैसे, ध्यान से समझो। अगर मेरा एक घर है, ठीक है, मेरा हाउस की वर्थ है 20 लाख रुपीज। अब मुझे डर है कि कल को मेरे घर में कुछ फायर हो गया या कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या किसी ने चोरी कर ली, तो मैं अपने घर का इंश्योरेंस चाहती हूँ। अब कल को चला ही गया कोई लूट के, तो रोने के अलावा तो कुछ बचता नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या बचता है, हमको बहुत सी ऐसी कंपनीज है जो बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आपकी जितने की प्रॉपर्टी है आप हमारे पास ले लीजिए इंश्योरेंस। मतलब मैं इनके पास 20 लाख का इंश्योरेंस लूंगी, इस चीज पे हर महीने वो मुझे कुछ अमाउंट बोलेंगे, जो उनका अमाउंट होता है वो अमाउंट के ऊपर मुझे हर महीने कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। और अगर इफ इन केस मेरे घर में ऐसा कुछ भी हुआ तो मैंने जो अभी तक ये थोड़ा थोड़ा अमाउंट पे किया था, भले मैंने 30,000 पे किया था, लेकिन मैंने अगर इंश्योरेंस निकाला था तो वो कंपनी मुझे इंश्योरेंस देती है। मेडिकल्स होता है, हमारे हेल्थ इंश्योरेंस होता है, हमारे घर के इंश्योरेंस होते हैं, हमारे एसेट्स के इंश्योरेंस होते हैं, हर चीज का इंश्योरेंस, आपके गाड़ी का, आपकी लाइफ का, हर चीज का इंश्योरेंस होता है। सो व्हाट इज इंश्योरेंस? इट इज अ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। किसी भी तरीके के फाइनेंशियल लॉस से हमको बचाने के लिए एक तरीके का नया प्रोडक्शन है। एंड इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ये एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है। किसके बीच में? दो नया वर्ड दिखेगा, इंश्योरर एंड इंश्योर। तो इससे पहले कि आप सारे वर्ड्स में ही उलझे रह जाओ इस चैप्टर के लिए, इसके लिए मैं पहले आपको इस चैप्टर, इस टॉपिक में जितने भी टफ वर्ड्स होते हैं जिसका मतलब शायद आपको नहीं पता है, तो मैंने आपके लिए की पॉइंट्स लेकर आई हूं ताकि आप पहले इसके टॉपिक्स के मतलब समझ जाइए। ठीक है, चलो सबसे पहले बोलते हैं इंश्योरेड। इंश्योरेड कौन होता है? आज मेरा घर है, मुझे ये डिसीजन लेना है कि भाई कल को मेरे घर के अंदर या मेरी गाड़ी के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे इंश्योरेंस निकालना है। मैं XYZ कंपनी के पास जाती हूँ, मुझे बोलती हूँ सर मेरे लाइफ का इंश्योरेंस निकाल के दीजिए, मुझे घर का निकाल के दीजिए। द पर्सन हु इज टेकिंग दैट इंश्योरेंस, मतलब मैं वो पर्सन हूँ जो इंश्योरेंस ले रही हूँ, तो उनको बोलते हैं इंश्योरेड। और जो कंपनी मुझे ये इंश्योरेंस दे रही है उसको बोलते हैं इंश्योरर। ध्यान से रखना, ईडी है मतलब जो इंश्योरेंस को लेता है, ER है मतलब जो इंश्योरेंस को दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रीमियम। मैंने आपको जैसे बताया, अगर मैंने 20 लाख का इंश्योरेंस लिया है तो एवरी मंथ मेरे को 2,000, 10,000 कुछ एक अमाउंट होगा जो कंपनी को देना पड़ेगा। वो 2 साल, 3 साल, 4 साल वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन देना पड़ता है। तो जो अमाउंट मैं अपनी कंपनी का, अपने एसेट्स को, अपने घर को बचाने के लिए एवरी मंथ पे करूंगी, उसी को बोलते हैं प्रीमियम। होप सो प्रीमियम क्लियर हो गया। प्रीमियम क्या होता है कि मैंने अगर 50 लाख का मेडिक्लेम लिया है तो उस मेडिक्लेम के लिए मुझे साल का 20,000, 30,000, आप समझो आप 10 साल में जाके 20,000 भरोगे तब कहीं जाके वो आपका 10-20 लाख होता है, और आपने पहले ही 30, 40, 50 लाख का निकाल के रखा है। तो इसमें लॉस कुछ भी नहीं होता, ये होता फायदे का ही है। मैंने भी बहुत फायदा लेके रखा है, इंश्योरेंस निकाला 40 लाख का और अब तक मैं आराम से 5 लाख रुपए यूज करके आ चुकी हूँ और भरी मुश्किल से 1.5-2 लाख हूँ। तो फायदा ही रहता है। अगर आपकी हेल्थ खराब होती है मेरे जैसी, तो ऐसी होनी नहीं चाहिए, काफी हद तक भाई सही सलामत रहो, बट हो गई तो ये आपके लिए सेफ्टी होता है। ठीक है, तो प्रीमियम इज द मंथली अमाउंट और एनुअल अमाउंट व्हिच आई हैव टू पे टू द कंपनी। हु इज दैट कंपनी? इज द इंश्योरेंस। नेक्स्ट, पॉलिसी। पॉलिसी इज नथिंग बट अ एग्रीमेंट।
एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, कि भाई अगर मैंने उस कंपनी से कोई पॉलिसी ली है तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना कि हाँ भाई मैं उनसे 20 लाख का मैंने इंश्योरेंस लिया है, हर महीने में इतना पे करूंगी। तो ये सारी जो चीजें होती है उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसको बोलते हैं पॉलिसी। नेक्स्ट क्लेम। अब सपोज भाई मेरे को कुछ हो गया, मेरे नाम पे 30 लाख की प्रॉपर्टी थी, ठीक है। अब एग्जाम्पशन लेना, सच में मत सोचने लगा कि दामनी मिस जा रही है। अब 30 लाख की प्रॉपर्टी थी, कल को मेरी डेथ हो जाती है। अब मेरी डेथ हो गई तो मेरे फैमिली, मेरे बच्चे क्या करेंगे? 2 दिन रोएंगे। अब 2 दिन 3 दिन रो लिए, रोने के बाद आएगा अरे यार ये तो 30 लाख का मेडिकल ये इंश्योरेंस निकाल के गई थी। तो अब जब मेरे जाने के बाद जो मेरी फैमिली है वो जाएगी किसके पास? इंश्योरर। इंश्योरर कौन है? वो कंपनी। वो कंपनी के पास जाएगी और कंपनी को बोलेगी कि हमारी जो वाइफ थी, मेरे हस्बैंड जाके बोलेंगे भाई जो मेरी वाइफ थी दामनी मिस, दामनी ने निकाला था 30 लाख का इंश्योरेंस, तो अब उसको जो उसने क्लेम, उसकी डेथ हो चुकी है तो वो जो पैसा है मुझे दे दीजिए। तो जब मेरे डेथ के बाद ये जब वो पैसा मांग रहे, दैट इज कॉल्ड द क्लेम। और यही क्लेम जब मैं रिटर्न वे में उनसे मांगती हूँ, कौन से वे में? रिटर्न में रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर हमारा जो अमाउंट था वो मुझे दे दीजिए, तो जब रिटर्न रिक्वेस्ट जाता है तो उसको बोलते हैं प्रपोजल। समझा कि नहीं समझा? क्या था? जो इंश्योरेंस निकालता है इंश्योरर, जो इंश्योरेंस दे रहा है इंश्योरर, उस इंश्योरेंस जितने मैंने 20 लाख का निकाला तो हर महीने कुछ पे करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं प्रीमियम। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है इंश्योरर और इंश्योरर के बीच में कि हाँ भाई इसने इतने का इंश्योरेंस निकाला और हर महीने वो कुछ अमाउंट देगी। क्लेम क्या होता है? मेरी डेथ हो गई, मेरी फैमिली आई, फैमिली ने बोला भाई इसके नाम का इतना इंश्योरेंस था वो आप मुझे दीजिए, और यही चीज जब वो रिटर्न में भेजेंगे तो बन जाएगा प्रपोजल। सब्जेक्ट मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्ट मैटर, मैंने इंश्योरेंस निकाला, अब मेरे घर के लिए निकाला, तो घर के लिए मैंने निकाला, पर उसमें भी मैंने इसलिए निकाला कि अगर मेरे घर से चोरी हो गया तो मुझे इंश्योरेंस चाहिए, पर अगर फायर हुआ तो कुछ भी मिलेगा नहीं। तो जो इंश्योरेंस निकाला किस चीज पे निकाला है? मैंने पॉलिसी मेरी लाइफ की निकाली है, मेरी प्रॉपर्टी की निकाली है, मेरी गाड़ी की निकाली है, मेरे बच्चे के एजुकेशन की निकाली है। तो मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या है? मतलब जो इंश्योरेंस निकलवाया वो किस चीज पे निकलवाया, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। होप सो ये सारे की पॉइंट्स है, अच्छे से ध्यान से समझना, क्योंकि ये सारे वर्ड्स यहाँ पर आते रहेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे इसका मतलब क्या, उसका मतलब क्या है। तो पहले ही मैंने आपको सारे की पॉइंट्स क्लियर कर दिए, ठीक है। तो मीनिंग और की पॉइंट्स क्लियर होता है। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक के ऊपर। मेन टॉपिक है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। बहुत सारे टॉपिक है, स्टेप बाय स्टेप 4-4 टॉपिक्स एक एक लेके हम लोग आराम से करेंगे। प्रिंसिपल्स क्या होता है? प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि जब मैं किसी कंपनी से निकालती हूँ कोई पॉलिसी, तो कंपनी is saying that there are some rules and regulation which you need to follow. So which are those rules and regulation which I need to follow? That is nothing but the principles of insurance. Clear it or not? तो चलो देखो, प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, मैं इस टॉपिक के अंदर सीधा एग्जांपल बताऊंगी, एग्जांपल समझ लोगे पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ। एग्जांपल देखो, मैंने समझो एचडीएफसी एर्गो की एग्जांपल ले लो, ठीक है। एक कंपनी के पास गई, मैंने उसको बोला कि सर मुझे मेरे लाइफ का मेडिक्लेम चाहिए। 2020 में, कौन से ईयर में? 2020 में मैं जाती हूँ इनके पास इंश्योरेंस लेने। कंपनी पूछता है मुझे कि मैम आपको इससे पहले कोई बीमारी थी क्या? मैंने बोला नहीं, मुझे तो कोई बीमारी नहीं थी, मैं तो बिल्कुल ठीक थी, और एक्चुअल में मुझे बीमारी थी, मेरे हार्ट में कुछ ना कुछ इश्यू था। मैंने कंपनी को झूठ बोला। 21 में मैं कंपनी को बोलती हूँ कि सर मुझे हार्ट में प्रॉब्लम है और मेरी सर्जरी करवानी है। जब मैं सर्जरी के लिए जाती हूँ तो कंपनी को पता चलता है कि इनको जो बीमारी है ये 2020 के पहले से, और इनको ये चीज पता थी, फिर भी इन्होंने इस चीज को झूठ बोला। मतलब कि मैंने कंपनी को while taking a policy A has not informed about his previous disease। मतलब जब मैं कंपनी से पॉलिसी ले रही थी तब कंपनी को मैंने सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, और ऐसे सिचुएशन में अगर कंपनी को पता चल गया कि भाई इस पर्सन ने झूठ बोला है तो वो मुझे किसी भी तरीके का क्लेम, किसी भी तरीके का प्रपोजल्स देगा नहीं। क्लियर हो गया? गुड फेथ। गुड फेथ मतलब जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो आपको उसका डिटेल पूरा सही बताना है। अगर आपने डिटेल गलत बताया तो कंपनी कैन डिनाई टू गिव यू एनी काइंड ऑफ क्लेम। क्लियर है विद दिस कॉन्सेप्ट? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज व्हाट? ध्यान से समझो, इसके अंदर एग्जांपल नहीं, लेकिन बहुत इजी चीज है। क्या बोल रहा वो? पर्सन मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। अगर कल को मेरा इंश्योरेंस है मेरे घर का और मुझे कुछ हो जाता है और मेरे फैमिली वाले जाके बोलते हैं कि भाई उसका तो इंश्योरेंस था आप दीजिए, सब्जेक्ट मैटर क्या था? घर ना।
तो फिर यहाँ पे मुझे लाइफ का कैसे मिल सकता है? मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता है। अब अगर मेरा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो मुझे लाइफ इंश्योरेंस का पैसा कब मिलेगा? या तो मुझे जब कुछ हो जाएगा तब, या तो जितने टाइम पीरियड के लिए मैंने निकाल के रखा होगा 10 साल 15 साल का, उसके बाद। तो मतलब इंश्योरेंस का जब पैसा मुझे मिलेगा, क्लेम तब मिलेगा जब मैं नहीं रहूंगी। बट अगर मेरा कोई एसेट्स मैंने अपने प्रॉपर्टी के लिए निकाला, मैंने अपनी गाड़ी के लिए इंश्योरेंस निकाला, और मेरी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है तो मुझे इंश्योरेंस, मैं खुद वहां प्रेजेंट रहूंगी और मैं बोलूंगी कि भाई मेरी गाड़ी चोरी है, मुझे उसका इंश्योरेंस चाहिए। तो सब्जेक्ट मैटर क्या आपका? अगर इंश्योरेंस आपने निकाला गाड़ी के ऊपर और आपके घर के अंदर कुछ हुआ, आप कंपनी को बोलते हो कि भाई हमें इंश्योरेंस चाहिए, तो कैसे देगी? क्योंकि आपका सब्जेक्ट मैटर क्या था? दूसरा था। सो इंश्योरेबल इंटरेस्ट, कि इंश्योरेंस जिस चीज का निकाला उसके ऊपर वो होना चाहिए टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट आता है इंडेमिनिटी। इंडेमिनिटी क्या होता है, ध्यान से समझो। टेक इंश्योरेंस फॉर 2 लाख। एक पर्सन है जिसने 2 लाख के लिए इंश्योरेंस निकाला है, ठीक है। अब उसकी प्रॉपर्टी में लॉस हो गया, जिस जहां की उसने समझो अपने घर के लिए निकाला था, 2 लाख की प्रॉपर्टी का उसने इंश्योरेंस निकाला था, घर में फायर हो गया। अब फायर होने के बाद एक्चुअल में 2 लाख का लॉस नहीं हुआ, उसको लॉस हुआ सिर्फ 1 लाख का। अब उसका प्रॉपर्टी बर्बाद हुआ 1 लाख का, इंश्योरेंस निकाला था 2 लाख का, वो कंपनी को जाके बोलता है कि मेरा सामान बर्बाद हुआ है, आप मुझे मेरे 2 लाख का इंश्योरेंस दे दो। कंपनी बोलेगी सर जी ऐसा है कि आपने तो निकाला 2 लाख का था, पर एक्चुअल लॉस तो खाली 1 लाख का है ना, तो हम आपको 2 लाख नहीं दे सकते, हम आपको उतना ही देंगे जितने का आपका प्रॉपर्टी लॉस हुआ है। समझो मेरा 30 लाख का अगर मेडिक्लेम है और मैं बीमार पड़ती हूँ और मेरा मेडिक्लेम का बिल बना 5 लाख का, तो मैं थोड़ी बोलूंगी कि नहीं मुझे 30 लाख दो, मैं तो उतने मांगूंगी ना जितने का बिल बना है, जितना मेरा लॉस गया है। तो वही चीज होता है कि अगर आपने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया, पर अगर आपका लॉस 1 लाख का होता है तो आपको मिलेगा भी कितना? 1 लाख। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो नेक्स्ट आता है सब्रोगेशन। अब सब्रोगेशन देखो मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से समझो। मेरी गाड़ी थी, ठीक है, अरे यार मैं बार बार मेरी गाड़ी बोल रही हूँ, पनौती लग जाएगी, चलो कि मिस्टर ए को ले लेते, नहीं तो खराब हो जाएगा। तो मिस्टर ए की एक गाड़ी थी, ठीक है। अब गाड़ी चोरी हो गई, अब मिस्टर ए चला जाता है इंश्योरेंस कंपनी के पास, और इंश्योरेंस कंपनी को जाकर बोलता है कि सर जी मैंने मेरी गाड़ी का ना इंश्योरेंस निकाला था और मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, तो आप मुझे मेरे क्लेम दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है सर जी हम डायरेक्ट आपको नहीं दे सकते, आप पहले पुलिस स्टेशन जाइए, वहां पे एफआईआर लिखवाइए कि आपकी गाड़ी चोरी हुई है, उस एफआईआर का कॉपी लाके हमको दिखाइए, उसके बाद हम आपको इंश्योरेंस दे देंगे। उसको बात समझ में आ गई? वो गया पुलिस स्टेशन, उसने अपनी गाड़ी चोरी होने की एफआईआर लिखवाई, वहां से कॉपी लिया, कॉपी लेकर वो चला गया कहां पर? क्लेम लेने, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के पास। कंपनी को बोला सर जी देखो ये मेरा एफआईआर है, मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मेरा 50,000 की गाड़ी थी, अब मुझे आप मेरा पैसा दे दीजिए। इंश्योरेंस कंपनी एफआईआर देखती है, बोलती है सही है आपकी गाड़ी चोरी थी, ये लीजिए आपका क्लेम, 50,000 आप लेकर चले जाइए। ठीक है, उसका काम खत्म, उसकी गाड़ी जितनी की थी वो चोरी हुई, उसने इंश्योरेंस ले लिया। 10 दिन बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि गाड़ी मिल गई। अब अगर गाड़ी वापस मिल गई तो वो जो पर्सन जिसने इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लिया था वापस वो गाड़ी को ले सकता नहीं है। अब उस गाड़ी के असली मालिक हो गई वो इंश्योरेंस कंपनी, मतलब उस गाड़ी का जो एक्चुअल वैल्यू था वो तो तुमको मिल गया, तो अब तुमको तो हम वापस देंगे नहीं, तो तुम तो पैसा लेके गए तो तुम गए, लेकिन अब जो गाड़ी है वो किसकी है? इंश्योरेंस कंपनी की। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ सब्रोगेशन। तो सब्रोगेशन का मतलब समझा कि मेरी गाड़ी चोरी हुई, चोरी होने के बाद क्लेम मुझे नहीं मिला, क्लेम्स की किसको मिलेगा? आप सीधा किसी और को। समझा? होप सो ये आपके 4 टॉपिक क्लियर हो गए। ऑटमोस्ट सच बोलो, गलत बोलोगे तो कंपनी नहीं देगी। जिस चीज पे आपने इंश्योरेंस लिया उसी चीज पे मिलेगा, दूसरे पे नहीं। इंडेमनिटी अगर 10 लाख का लिया लेकिन लॉस 5 का हुआ तो मिलेगा 5। सब्रोगेशन गाड़ी चोरी हुई लेकिन कंपनी ने तुमको क्लेम दे दिया, तो गाड़ी अगर मिल गई तो तुमको नहीं मिलेगी, कंपनी को। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग के 4 टॉपिक खत्म होते हैं। अब फटाफट स्टार्ट करते हैं हम अपने नेक्स्ट के 4 टॉपिक्स पे। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारे प्रीवियसली जो 4 टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट के, आपके सिर्फ 3 टॉपिक्स बचते। कौन कौन सा है ध्यान दीजिए। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रीब्यूशंस। कॉन्ट्रीब्यूशंस, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल्स ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड प्रोक्सिमा। अब ये तीनों को शॉर्ट में मैंने जैसे बोला पॉइंट्स के अंदर सिर्फ एग्जांपल को समझिए, इजी हो जाएगा, नहीं तो अगर एक एक लाइन पढ़ते जाओगे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन क्या बोलता है, एग्जांपल समझिए। मिस्टर ए की जो प्रॉपर्टी थी वो 2,50,000 की थी, ठीक है, 2.5 लाख की प्रॉपर्टी थी। अब मिस्टर ए ने स्मार्टनेस दिखाया,
वो क्या सोचे, मैं 2 अलग कंपनी से इंश्योरेंस निकालता हूँ। तो वो गए कंपनी टी कंपनी के पास, और टी कंपनी को बोलते कि सर मेरी जितने की प्रॉपर्टी है उसके 2/5 का इंश्योरेंस निकालिए, मतलब 2,50,000 का 2/5 होता है 1 लाख, ठीक है। तो उन्होंने कितने का इंश्योरेंस निकाला, 2/5 मतलब 1 लाख का। फिर वो गए आर कंपनी के पास, आर कंपनी को जाके बोलते हैं कि सर हमारा जो इंश्योरेंस है वो 3/5 का निकालिए। 3/5 मतलब मेरी प्रॉपर्टी जो 2,50,000 का है इसका 3/5, तो वो होता है 1,50,000। इतना समझा कि नहीं समझा? 2.5 लाख की प्रॉपर्टी थी, कंपनी के 2 कंपनी से इंश्योरेंस निकाला, एक कंपनी को बोला कि आप मेरा 2/5 का दीजिए, और दूसरी कंपनी को बोला मेरी जितनी की प्रॉपर्टी है उसका 3/5 दीजिए। तो टी के पास गया तो उसने इंश्योरेंस निकलता है 1 लाख का, और जब आर के पास गया तो इंश्योरेंस निकलता है 1.5 लाख का। इतना समझा? अब अचानक से उसके घर में कुछ फायर हो गया, और उसके घर में जो लॉस हुआ 1,20,000 का लॉस हुआ। उसने कितने का इंश्योरेंस था, 2.5 लाख का, एक कंपनी से लाख रुपए का और दूसरी कंपनी से 1.5 लाख का, और उसको लॉस कितने का हुआ, 1,20,000। तो अब वो क्या करेगा, वो जाके बोलेगा भाई चलो 1,20,000 हुआ, तुम 1 लाख दो, तुम भी 1 लाख दो, मतलब तुम्हारा लॉस हुआ 1,20,000 का और तुम उठाओगे 2 लाख। तो ऐसा नहीं होता है। जब वो इसके पास जाएगा तो बोलेगा सर आपकी प्रॉपर्टी जो थी ना वो 2.5 लाख की थी, और आपने हमारे पास लिया सिर्फ 2/5, एंड 2,50,000 का 2/5 होता है 1 लाख। तो आपका जो लॉस हुआ है 1,20,000 का, उसका मैं आपको दूंगा 2/5। मतलब आपने अपने एक्चुअल प्रॉपर्टी का 2/5 निकाला था, तो एक्चुअल लॉस का भी मिलेगा 2/5। मतलब 1,20,000 में से जो टी कंपनी है वो उसको देगी 48,000, और जो आर कंपनी है वो उसको देगी 72,000। तो अगर चाहता था वो एक कंपनी से निकालता था, मिल सकता था, पर उसने स्मार्टनेस किया, उसको पॉलिसी समझा नहीं। जब वो पॉलिसी लेने गया तब कंपनी बोलती है कि सर ऐसा नहीं होता है, आपके एक्चुअल प्रॉपर्टी का जितना परसेंटाइल आपने निकाला है, अगर लॉस होगा तो आपको मिलेगा भी उतना ही। मतलब अगर लॉस आपने 2,50,000 का 2/5 निकाला था तो 1,20,000 का भी आपको मिलेगा 2/5, एंड दैट इज नथिंग कॉल्ड इट एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन। क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नेक्स्ट चलते हैं, मिटिगेशन ऑफ लॉस। मिटिगेशन ऑफ क्या लॉ होता है? इफ एनी लॉस डन इंश्योरेंस, एग्जांपल देखो, मेरा अगर मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का जो घर है वो 20 लाख का है, और उसने 25 लाख का इंश्योरेंस निकाल के रखा था। अब घर में आग लग गई, आग लग रही है, बाहर चेयर लेके, चिप्स लेके, कोल्ड ड्रिंक लेकर बैठ गया और फुल एंजॉय कर रहा है कि आग लग रही है ना, इंश्योरेंस तो है तो मैं बैठता हूँ। अब इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन होता है और आपकी तरफ से ये देखा गया कि आपने उसको सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हम इसको एज अ फ्रॉड कंसीडर कर देंगे, कंसीडर करेंगे कि आपने जानबूझ के किया। मतलब अगर लॉस हुआ, फायर लगा, तो विद इन 1 आवर 20 मिनट्स के अंदर अंदर आप फायर ब्रिगेड को बुलाइए। दिखना चाहिए कि आपने उस चीज को बचाने की कोशिश की। अब बचाने की कोशिश की मतलब तुम्हारे घर के अंदर डाकू आ गया और तुम उसको मारने चले गए, ऐसा नहीं। मतलब तुमने ऐसा कुछ हुआ तो तुम पुलिस कंप्लेन कर रहे हो, ये सारे तुमने एक्शन लिए, तब जाके वो मानेगी कि जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना कि चोरी हुआ तो पहले पुलिस कंप्लेन करो, तब वो मानेगी कि तुमने कुछ ना कुछ एक्शन लिया। तो वैसे अगर तुम्हारे घर में कुछ होता है, सो ही कैन नॉट रिमेन पैसिव, मतलब आराम से बैठ के देख रहा है, जल रहा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। He must try to save his property. आपका एफर्ट दिखना चाहिए कि अगर प्रॉपर्टी लॉस हो रही है तो आप उस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए यू आर टेकिंग अ क्यूरेबल प्रोटेक्शन, मतलब कुछ भी ना कुछ आप कर रहे हो कि लगे कंपनी को कि हाँ आपने किया है, तभी आपको मिलेगा। दैट इज मिटिगेशन ऑफ लॉस। नेक्स्ट कम द कॉज एंड प्रॉक्सिमा। कॉज एंड प्रॉक्सिमा इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझो। समझो मेरे घर के अंदर मैंने घर का इंश्योरेंस लिया था, मेरे होम इंश्योरेंस लिया था। मेरा जो इंश्योरेंस था वो था बाय फायर, मतलब इंश्योरेंस बाय फायर, फायर कि अगर मेरे घर के अंदर आग लगती है तो मुझे कंपनी उसका इंश्योरेंस देगी, ठीक है। अब हुआ क्या, मेरे घर के अंदर पहले चोर है, चोरों ने चोरी की, और जब चोरी कर लिया तो चोरी करके निकले तब घर में उन्होंने आग लगा दी। और जब पूरा डिटेल हुआ, इसका रिसर्च हुआ, तो फिर उनको पता चलता है कि भाई इसके अंदर जो ये घर था मेरा, उसके अंदर चोरी भी हुई है और लॉस भी हुआ है। तो जो सामान मेरी चोरी होके गई है, जो मेरी गोल्ड ज्वेलरी दिख रही है कि ये चोरी हुई थी, तो उसका कॉम्पेंसेशन मुझे मिलेगा नहीं। मतलब मैंने इंश्योरेंस निकाला था फायर का, तो अगर मेरे घर से कुछ चोरी हुआ
तो उसका कॉम्पेंसेशन नहीं देंगे, वो कॉम्पेंसेशन मुझे सिर्फ उसका ही देंगे। लॉस बाय फायर का मैंने निकाला था, तो मुझे कॉम्पेंसेशन मिलेगा लॉस बाय फायर का, दैट इज कॉज एंड प्रोक्सिमा। देखो क्या दिया कि अगर घर के अंदर थेफ्ट आया, वो घर के अंदर निकलने से पहले फायर लगा दिया, मैंने जो लॉस लिया था वो था थेफ्ट का, मतलब मेरा जो इंश्योरेंस था वो था कि अगर घर के अंदर चोरी हुई तो ही मुझे इंश्योरेंस मिलेगा, पर अब तो घर के अंदर आग भी लग गया, तो घर के अंदर जो आग लगा है कंपनी उसका कॉम्पेंसेशन नहीं देगी। कंपनी मुझे किस चीज का देगी, खाली जो घर के अंदर चोरी हुई है वो। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही पॉइंट्स वाइज है, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये करवाया है, तो आराम से समझो। इसको मैं यहाँ पे करती हूँ कंप्लीट और स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं अब हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे। बहुत अच्छे से समझना, ये एक ऐसा टॉपिक है जो सिर्फ थियोरी वाइज नहीं, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे, 12th पास करोगे, जॉब पे जाओगे, अपनी खुद की एक सैलरी, अपनी खुद की इनकम करोगे, तो हमें सबसे बड़ी चीज होती है कि कमाना बड़ी चीज नहीं, पर जो कमाते हैं उसको कहाँ डालना और कैसे डालना, इन्वेस्टमेंट कैसे करना, ये सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो इसके लिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको इंश्योरेंस और जो लाइफ इंश्योरेंस आप इतने न्यूज में, अपने एड्स में देखते हो, तो आपको क्लियर होगा कि इंश्योरेंस कैसे होता है, मुझे कौन सा इंश्योरेंस सिलेक्ट करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट हाँ कंटेंट से रिलेटेड मैं आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर कर सकती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नथिंग बट योर LIC, जो आप लोग देखते रहोगे। तो जब मैं खुद के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल रही हूँ, जहां पे मैं अपनी लाइफ के लिए निकालती हूँ, तो कौन कौन से टाइप्स होते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आता है होल लाइफ पॉलिसी। होल लाइफ पॉलिसी का मतलब, मैंने गई कंपनी के पास, उनको बोला सर मुझे मेरा लाइफ पॉलिसी LIC चाहिए, और वो पॉलिसी ऐसा चाहिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक उसका क्लेम, अगर मैं जिंदा हूं तो मुझे मिलेगा ही। अगर मैंने 20 लाख का निकाला है, 20 लाख का मैंने LIC निकाला है, तो ये 20 लाख तभी मिलेगा जब मेरी डेथ हो जाएगी। तो मेरी डेथ होने के पहले तक ये क्लेम मुझे मिलेगा नहीं। बात आ रही है समझ में? मतलब अगर मैं 50 साल 60 साल 70 साल जब तक जिंदा हूं, तब तक ये क्लेम, ये LIC चलती रहेगी, और जब मेरी डेथ होगी तो उसके बाद ये अमाउंट मुझे मिल जाएगा। मतलब मुझे क्या, जो मेरी फैमिली या जो भी मेरे नॉमिनीज होंगे उनको मिल जाएगा। होल लाइफ पॉलिसी पता चल गया, जो ऐसी इंश्योरेंस जो आपके जब तक आप जिंदा हो तब तक चलती है। सेकेंड, एंडोवमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। अब ध्यान से समझो, हाँ, ये एंडोवमेंट एंड टर्म इंश्योरेंस दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोनों के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, मतलब मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया 10 साल के लिए, ठीक है, और इसमें भी लिया मैंने 10 साल के लिए। एग्जाम्पल देखो, दोनों में डिफरेंस इतना होता है कि टर्म इंश्योरेंस के अंदर आपको रिटर्न अच्छा मिलता है, पर एंडोवमेंट के अंदर रिटर्न उतना अच्छा होता नहीं है। जैसे कि अगर आपने समझो 1 साल का 10,000 डाल रहे, और कुछ सालों के बाद आपने सोचा कि भाई मैं इसको अब निकाल लेता हूँ, तो अगर 10 आपने एंडोवमेंट पॉलिसी ली है और 10,000 डालने के बाद आप निकालने जाओगे, तो वो अमाउंट आपको मिलेगी लाख में। बात आई समझ में? बट अगर आपने टर्म पॉलिसी ली है, तो टर्म पॉलिसी के अंदर यही चीज, आप एनुअली 10,000 डालो, पर आपको जब रिटर्न मिलेगा तो इसका प्रीमियम कम होता है एंडोवमेंट पॉलिसी के कंपेयर में, पर इसका जो रिटर्न होता है वो काफी बेटर होता है। मतलब अगर मैं 10,000 भर रही हूँ तो मुझे रिटर्न एंडोवमेंट में लैक्स में मिल रहे हैं, बट यही चीज अगर मैं टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में भरती हूँ, तो मैं 10,000 अगर भरती हूँ एनुअली या मंथली, तो उसका रिटर्न मुझे रहेगा, वो मिलेगा करोड़ में। ये स्पेसिफिक, ये लाइफ टाइम नहीं चलता है। मतलब मैंने 20 साल के लिए निकाला होगा, 15 साल 25 साल, मतलब एक फिक्स टाइम के लिए निकालते हैं, उसके बाद ये पैसा मैं निकालूंगी। तो समझो आज अगर मेरी एज आज 28 है और उसको मैं 20 साल के लिए निकाली, तो 48 की एज में अगर मैं निकालूंगी, मेरी पॉलिसी अगर एंडोवमेंट में होगी तो वो लाख में हुई रहेगी। अगर ये टर्म इंश्योरेंस में रहेगा तो रिटर्न में भी मुझे करोड़ में मिल जाए। मतलब करोड़ ऐसे नहीं, करोड़ में मिलते, बट इससे ज्यादा मिलते। तीन समझ में आया? फुल लाइफ के लिए डालते हैं, रिटर्न कम होता है, एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट टाइप होता है, डालोगे 1000 में मिलेगा लाख में, डालोगे 1000 में मिलेगा एंडोवमेंट से ज्यादा। नेक्स्ट आता है एन्युइटी पॉलिसी। अब एन्युइटी पॉलिसी ध्यान से समझो होता क्या। मेरे पास एक अच्छा खासा अमाउंट पड़ा है, अब मैं सोच रही हूँ कि भाई इतना पैसा मेरे पास पड़ा रहेगा तो पूरा का पूरा खर्चा हो जाएगा। मैं जाती हूँ LIC वालों के पास, मैं बोलती हूँ सर ये लीजिए 10 लाख रुपए पड़ा है, ये 10 लाख आप मेरा रखिए। अब इसी 10 लाख को मुझे 10 साल के अंदर पार्ट वाइज दीजिए।
बात आ रही है समझ में कि ये जो 10 लाख है ये आप लीजिए और इस 10 लाख को हर महीने का 10 लाख को डिवाइड बाय 10 मंथ्स कर लो, 10 इयर्स कर लो, या फिर 10 मंथ्स के हिसाब से अब 360 आपका जो मंथ हो जाएगा वो आप ले लो, 120 मंथ्स जो होता है। तो जितने मंथ्स होते हैं, मतलब अगर मैं बोलती हूँ 10 ईयर तो 120 मंथ्स हो गए। तो 120 मंथ्स के अंदर मेरा जो ये 5 लाख है उसको डिवाइड करो और एवरी मंथ का जितना बचता है वो हर महीने आप मुझे थोड़ा थोड़ा करके ये देते रहना है। इसके ऊपर बहुत मतलब 0.12% का इंटरेस्ट कभी कभी मिलता है, तो इस पे कोई प्रॉफिट नहीं है। बट आपने बस ये सोचा कि इतना मेरे पास रहेगा वो खर्चा होगा, इससे बेटर मैं उनको देती हूँ और 5 साल आप अपने पास रखो और इसके बाद इसी चीज को मुझे विद इंटरेस्ट या विद डिविडेंड जितना भी होगा उसको पार्टली देते जाना। समझा कि नहीं समझा? मतलब मैंने 10 लाख भर दिया, एक साथ कंपनी को दिया, मैंने बोला अब 5 साल तक, 5 साल आप देख लो, ठीक है, समझो मैंने 10 इयर्स दिया, 10 इयर्स मतलब कितने ये मंथ हो गए? 120 मंथ, ठीक है। तो ये 120 को 10 इयर्स से 10 लाख से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद एक महीने का जितना बनता है हर महीने मुझे 12 साल तक, 10 साल तक ये पैसा आप देते रहना। दैट इज नथिंग कॉल्ड एज एन्युइटी प्लान्स। नेक्स्ट कम टू द मनी बैक पॉलिसी। अब मनी बैक पॉलिसी क्या होता है ध्यान से समझो कि मैंने एक इंश्योरेंस निकलवाया, ये जो इंश्योरेंस मनी बैक पॉलिसी रहती है वो तभी आपको मिलती है जब आपका इंश्योरेंस 12 साल, 15 साल या 20 साल के होता है। अब मैंने अपना इंश्योरेंस जो है 2024 में निकाला और मैंने इसको निकाला है 15 इयर्स के लिए, ठीक है। तो अगर मैं 15 इयर्स देखती हूँ तो ये होता है मेरा 2039, ठीक है। तो मुझे कभी मिलेगा मेरा पेमेंट 20। अब क्या मैं तब तक बैठी रहूंगी? नहीं। कंपनी क्या बोलती है कि मनी बैक का मतलब आपने 12 साल के लिए निकाला है तो 24 में आपने अपना पहला पेमेंट किया, प्रीमियम दिया, उसके बाद इसके 5 इयर्स के बाद, मतलब इसके 5 इयर्स मतलब 2029 के बाद से इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट या डिविडेंड, थोड़ा थोड़ा पैसा आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा और 12 साल के बाद ये पूरा का पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। समझा कि नहीं समझा? मैंने आज निकाला, मैं बोली मुझे 12 साल बाद देना, मतलब 2039 में। अब 2039 की जरूरत नहीं होती है, 5 साल के बाद ये कंपनी मुझे थोड़ा 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 करके जो भी इसके ऊपर प्रॉफिट और मेरा इंटरेस्ट बना रहेगा वो मुझे बोनस वाइज करके उसके अंदर ऐड करके हर 5 साल के बाद एक साल में थोड़ा दिया, फिर दूसरे साल में कुछ दिया, ऐसे करके वो मनी बैक पॉलिसी होती है जो मुझे वो देती रहेगी, ठीक है। चाइल्ड इंश्योरेंस सिंपल, मुझे आज ये टेंशन है कि भाई आज तो मेरी इनकम है, कल को कुछ रिसेशन पीरियड आ गया, मेरे पास पैसा नहीं रहा, तो मैंने अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए या फिर उनके मैरिड के लिए मैंने पहले से इंश्योरेंस निकाल के रखा था ताकि जब भी मुझे वहां पे जरूरत पड़ेगी मैं इसको आराम से यूज कर लूंगी। क्लियर हो गया? चाइल्ड इंश्योरेंस क्या होता है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए हम जो इंश्योरेंस निकालते हैं। रिटायरमेंट प्लान क्या होता है? अब ये ध्यान से समझो रिटायरमेंट प्लान क्या है। रिटायरमेंट प्लान का मतलब होता है कि आज सपोज अगर एक पर्सन की इनकम 20,000 है, उसको ये लगता है कि भाई आज तो मेरे बॉडी के अंदर ताकत है, मैं काम कर ले रहा हूँ, पर आने वाले टाइम में मुझे नहीं पता कि मेरे शरीर में इतनी ताकत बचेगी या नहीं बचेगी, मैं काम कर भी पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने एक डिसाइड किया कि हर महीने इस 20,000 में से मैं 2,000 रुपया उस इंश्योरेंस कंपनी को देती हूँ और मैंने उनको बोला कि जब मैं 40 साल की हो जाऊंगी तो यही जो 2,000 मैंने आपको दिया, ये 2,000 के ऊपर जितना भी मेरा इंटरेस्ट बनेगा वो मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे मुझे देना। मतलब जब मैं बैठ जाऊंगी और अब मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं काम कर सकूं, तब तो मुझे मेरे खर्चे के लिए चाहिए ना। तो आज जो मेरी इनकम है इसी इनकम में से मैं थोड़ा 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 करके आज पहले रख दूंगी और जब मेरी एज 50 इयर्स की हो जाएगी तो वही पैसा कंपनी मुझे देगी ताकि मैं अपने एक्सपेंस चला सकूं। दैट इज कॉल्ड एज अ रिटायरमेंट प्लान। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है यूलिप पॉलिसी। यूलिप क्या होता है? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। ध्यान से समझो, ये एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर मैं पैसा डालूंगी तो मेरा थोड़ा पैसा जाएगा इंश्योरेंस में और थोड़ा जाएगा म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड का मतलब जब मुझे नहीं पता है कि मुझे कौन से शेयर्स में पैसा डालना चाहिए, तो बहुत सी ऐसी कंपनी है जो ये बोलती है कि आप पैसा लाके दीजिए, उसको इन्वेस्ट करने का काम हमारा और जहां भी डालना है वो हम करेंगे। तो अगर मुझे ये है कि भाई मुझे इंश्योरेंस भी चाहिए और मुझे म्यूचुअल फंड भी चाहिए, तो अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैं कौन सी पॉलिसी लेती हूँ? यूलिप पॉलिसी। यूलिप के अंदर मैं थोड़ा सा पैसा इंश्योरेंस में भी डालूंगी और थोड़ा सा पैसा में मेरा म्यूचुअल, मतलब 10,000 दिया तो 5 मेरा इंश्योरेंस में जाएगा और 5 मेरा म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड क्या होता है? वो कंपनी जो मेरे पैसे को इजीली अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो यहाँ पे होप सो आपका टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको क्लियर हो गया। एक शॉर्ट रिवीजन दे देती हूँ, वापस देख लो। लाइफ पॉलिसी पूरे लाइफ के लिए कवर होता है।
एंडाउमेंट मैं डालूंगी इसके अंदर पैसा स्पेसिफिक टाइम के लिए, लेकिन जो रिटर्न होता है वो बहुत कम होता है। टर्म इंश्योरेंस के लिए भी मैंने 10 साल 12 साल के लिए डाला, बट कंपेयर टू एंडाउमेंट मुझे टर्म इंश्योरेंस में रिटर्न्स ज्यादा मिलते हैं। एन्युटी पॉलिसी की बात करते हैं तो एन्युटी पॉलिसी के अंदर मेरे पास 5 लाख 6 लाख बचा है, पड़ा हुआ है, मैं जाके किसी इंश्योरेंस कंपनी को दूंगी और उनको बोलूंगी कि यही पैसा मुझे आने वाले 10 साल तक थोड़ा थोड़ा करके आप वापस दीजिए। मनी बैक पॉलिसी, अगर मैं कोई इंश्योरेंस 12 साल 15 साल या 20 साल या 25 साल के लिए लेती हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं कि मुझे उतने टाइम के बाद ही पैसा मिलेगा। कंपनी एक टाइम पीरियड के बाद मुझे थोड़ा 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 पैसा कर वापस देना स्टार्ट करती है। जब मैं अपने बच्चों के एजुकेशन और शादी के लिए आज से इन्वेस्ट करती हूँ ताकि जब वो 20 या 22 साल का हो जाए तो मुझे उसका पैसा मिल सके, होता है चाइल्ड इंश्योरेंस। रिटायरमेंट इंश्योरेंस आज काम कर सकती हूँ, कल नहीं पता काम कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, तो उस टाइम पे मैं आज से मेरी इनकम में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर इंश्योरेंस पॉलिसी को दे रही हूँ ताकि आने वाले टाइम में यही पैसा वो लोग जब मैं बैठ जाऊं तो वो मुझे रिटर्न देंगे। यूलिप पॉलिसी का मतलब होता है जब मैं ये चाहती हूँ कि मैं थोड़ा पैसा इंश्योरेंस में भी डालूं और थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में भी डालूं, तो जब मैं इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड दोनों में पैसे को इन्वेस्ट करती हूँ, सो दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज ए यूलिप पॉलिसी। सो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे होता है वाइंड अप। इंश्योरेंस का 50% पार्ट खत्म कर दिया है, बचते हैं दो टॉपिक, फायर एंड मरीन इंश्योरेंस, वो भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर देंगे और आपका इंश्योरेंस पार्ट भी हो जाएगा खत्म। तो जितनी स्पीड से हम पढ़ा रहे हैं उतनी स्पीड से अगर आप नहीं चल रहे हो और अभी भी नहीं चल रहे हो तो भाई पास होने की चांसेस बहुत कम है, फिर बैठ जाओ, नेक्स्ट ईयर तक वापस वीडियो को देखते रहना। तो फिलहाल के लिए अगर पास होना है तो यूनिक ट्यूटोरियल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे प्रीवियस चैनल के वापस से जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।